स्थायी विजय यानी कि वह जो कि अंततः व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से हासिल कर लेता है, तो वह जो स्थायी विजय होती है, स्थायी विजय इंसान की तभी हो सकती है जब वह आध्यात्मिकता के चरम पर पहुंच चुका हो। वहां उसे हराने वाला कोई नहीं है, कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, क्योंकि उसका अपना क्षेत्र है। तो यहां हम स्थायी विजय को आध्यात्मिकता से जोड़कर देख सकते हैं। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग भावों को, राशियों को, नक्षत्रों को पढ़ते चले आ रहे हैं। उस क्रम में आज हम नक्षत्रों को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक हमने जो भी वीडियोस आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए हैं, वह सभी आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अनुरोध यही रहेगा कि वीडियोस को क्रम से देखें ताकि ज्ञान की क्रमबद्धता बनी रहे और आपको लाभ प्राप्त हो सके। और यदि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है, तो आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं वह आपको समय से प्राप्त हो सके, उनके नोटिफिकेशंस मिल सके। आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। आज हमारी पाठ संख्या है 78 और हमारा नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा। यह 21वां नक्षत्र है। 20 नक्षत्र हम पढ़ चुके हैं और उत्तराषाढ़ा पूर्वाषाढ़ा का ही द्वितीय भाग है। यानी कि यहां कुछ नक्षत्र जो जोड़ों में होते हैं, उनमें पहला नक्षत्र जैसे पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद, इसी प्रकार से पूर्वाषाढ़ा हमने नक्षत्र पूर्व में पढ़ा है। यहां उसी को पूर्ण करते हुए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो यह 26 डिग्री 40 मिनट धनु राशि से लेकर 10 डिग्री मकर राशि के बीच में विस्तारित होता है। यहां इसका स्वामी जो है वह सूर्य है, यानी इस नक्षत्र का स्वामी सूर्य है, जिससे हम इस नक्षत्र की नेतृत्व क्षमता को समझ सकते हैं। अब यदि हम पहले उत्तराषाढ़ा के नाम के मतलब को समझें तो यह है अंतिम विजय। अंतिम विजय से आप समझ सकते हैं कि जहां इस विजय को चुनौती देने वाला कोई भी ना हो, तो ऐसी विजय सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिकता में हो सकती है। यह आप सभी जानते हैं। पूर्वाषाढ़ा में हमने जो चक्र प्रारंभ किया था, यानी पूर्वाषाढ़ा में जो चक्र प्रारंभ हुआ था, यहां यह नक्षत्र उस चक्र को पूर्ण करता है। वहां जो अर्थ था इसका अजय, मतलब जो विजयी रहे, यहां उसको पूर्ण करते हुए जो विजय की अंतिम स्थिति है उसको आप देख सकते हैं। हमने पूर्वाषाढ़ा में दुनिया में फैलने और विस्तार होने का जो आंदोलन देखा था, वह आंदोलन यहां पर परिवर्तित हो जाता है और यहां जो आंदोलन होता है, यानी कि उत्तराषाढ़ा का जो आंदोलन होता है, वह आंतरिकता की ओर होता है। जब हम आंतरिकता की बात करते हैं तो यहां स्वयं के जो आंदोलन होते हैं, स्वयं के अंदर के जो आंदोलन होते हैं, वह तीव्र हो जाते हैं, साथ ही साथ केंद्रित हो जाते हैं, केंद्रीकृत हो जाते हैं। पूर्वाषाढ़ा में प्राप्त धन और प्रभाव बाहरी दुनिया के संदर्भ में है और यहां जो संदर्भ है वह स्वयं के आंतरिक संदर्भ में एकीकृत और केंद्रीकृत होना है। यह नक्षत्र भीतरी शक्ति को तीव्र करता है, साथ ही साथ अनुशासन, आत्मनियंत्रण एवं आंतरिक प्रेरणा को जागृत कर यह इस नक्षत्र से जुड़े शब्द जिम्मेदारी को समझने की अनुमति प्रदान करता है। भौतिक दुनिया में कौशल एवं जीत से समृद्ध व्यक्ति अंततः नेतृत्व एवं प्रबंधन की शक्ति को प्राप्त करता है। यहां पूर्णता की बात होती है। पिछले नक्षत्र में बाहरी संघर्ष से विजय की बात थी। यहां पर जो नक्षत्र है पूर्ण आत्मस्वामित्व प्राप्त करने की बात करता है। यदि हम इसके एस्ट्रोनॉमिकल स्टार्स की बात करें तो यह 4 तारों से मिलकर बना हुआ नक्षत्र है। यह 4 तारे हैं सिग्मा सेजिटेरी, ताओ सेजिटेरी, फाई और जेठा। तो इन 4 तारों को जब हमारे ऋषियों ने आकाश में देखा था तो उन्हें एक हाथी दांत की आकृति नजर आई थी। तो यहां जो इसका प्रतीक चिन्ह है वह भी हाथी दांत है, यानी हाथी का दांत।
आप यहां समझ सकते हैं। जब हम प्रतीक की बात करते हैं, हाथी दांत की बात करते हैं, तो यहां हम नेतृत्व की बात कर सकते हैं, नेतृत्व क्षमता की बात कर सकते हैं, क्योंकि हाथियों के झुंड में नेतृत्व का जो श्रेय है वह उसी हाथी को प्राप्त होता है जिसके दांत सबसे बड़े होते हैं। तो यहां हम इस नक्षत्र के प्रतीक से इस नक्षत्र में नेतृत्व की बात करते हैं। साथ ही साथ इसके देवता जो हैं, वह देवता इसके भगवान श्री गणेश को भी माना जाता है, और भगवान श्री गणेश एक तंत वाले हैं। तो उनके कारण भी यहां पर हम कहीं ना कहीं विघ्न हरता वाली बात कर सकते हैं। तो विघ्न को हरने वाले होते हैं, तो वह इस नक्षत्र में भी विघ्न हरने की जो शक्ति है, जो पावर है, वह देखी जा सकती है। अगर हम इसके शक्ति की बात करें, जो इसकी शक्ति है अपराध ऋष्या शक्ति, तो इस शक्ति से एक स्थायी विजय की बात होती है। स्थायी विजय यानी कि वह जो कि अंततः व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से हासिल कर लेता है, तो वह जो स्थायी विजय होती है, स्थायी विजय इंसान की तभी हो सकती है जब वह आध्यात्मिकता के चरम पर पहुंच चुका हो। वहां उसे हराने वाला कोई नहीं है, कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, क्योंकि उसका अपना क्षेत्र है। तो यहां हम स्थायी विजय को आध्यात्मिकता से जोड़कर देख सकते हैं। जैसा हमने देवता की बात की, तो देवता एक तो भगवान श्री गणेश इसके ऊपर देव के रूप में निवास करते हैं। दूसरे जो देवता इसके हैं वह एक या दो नहीं, पूरे 10 जो हैं देवता वह हैं, और वो है विश्वदेव। तो यहां जो 10 विश्वदेव हैं वह वसु, सत्य, क्रतु, दक्ष, काल, काम, कुरु, पुरुर्वास और मधुर्वास। तो यह 10 देवता इसके ऊपर निवास करते हैं। तो इन 10 देवताओं से दुनिया के रखरखाव और कल्याण से जुड़ी हुई भावनाएं इस नक्षत्र के अंदर देखी जाती हैं। क्योंकि जब हम इनके गुणों की बात करते हैं, तो यह इस नक्षत्र के अंदर जो गुण देते हैं वह अच्छाई का देते हैं, सत्य प्रियता का देते हैं, सत्य निष्ठा का देते हैं, इच्छा शक्ति का देते हैं, कौशल का देते हैं, समय, यानी कि आप कह सकते हैं कि व्यक्ति की पंक्चुअलिटी जिसको हम कहते हैं, वह समय यहाँ इस नक्षत्र में देखा जा सकता है। इच्छाएं इस नक्षत्र में देखी जा सकती हैं, कामनाएं देखी जा सकती हैं, दृढ़ता देखी जा सकती है, पूर्वजों से संबंधित जो बातें हैं वह भी इस नक्षत्र में। हम धनु राशि की बात कर रहे हैं, तो धनु राशि में यह नक्षत्र आता है, तो यहां आप इस चीज को भी समझ सकते हैं। तो यहां इस नक्षत्र में जो देवता हैं उनसे यदि आप कुछ विशेष बातें लेकर चले, तो यहाँ ईमानदारी देखने को प्राप्त होती है, संस्कार देखने को प्राप्त होते हैं, अच्छे गुण देखने को प्राप्त होते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ने की जो शक्ति प्रदान करता है वह यह नक्षत्र है। और यदि हम इसके गुण तत्व प्रकृति को समझें, तो सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि इस नक्षत्र के जो देवता है वह है सूर्य। अगर सूर्य की बात करें, तो पिछले 2 नक्षत्रों में जहां सूर्य ने स्वामित्व अपना दिखाया था, यानी कि एक कृतिका और दूसरा उत्तरा फाल्गुनी, तो यहाँ 2 नक्षत्रों में सूर्य की ऊर्जा हम देख चुके हैं। वहां सूर्य की ऊर्जा थोड़ी सी कम प्रभाव वाली थी, और वहां की जो ऊर्जाएं थी वह ज्यादातर भौतिकता से जुड़ी हुई ऊर्जाएं थी, पद से, प्रतिष्ठा से, मान से, इस प्रकार के जो भौतिकता के अंतर्गत जो आते हैं उन सब चीजों से जुड़ी हुई ऊर्जा सूर्य की थी। और इस नक्षत्र की जो प्राथमिक प्रेरणा बनती है वह बनती है मोक्ष और आध्यात्मिकता। तो यहां सूर्य भी एक ऐसे पहलू पर प्रकाश डालता है जो कि पहले से अंधकार में हो। तो यहां नक्षत्र की इस प्रकार की ऊर्जाओं को भी आप समझ सकते हैं। अगर इसके वर्ण की बात करें, जाति की बात करें, तो इस नक्षत्र को क्षत्रिय वर्ण प्राप्त है। तो क्षत्रिय वर्ण से हम नेतृत्व समझते हैं, युद्धक जो परिस्थितियां हैं वह समझते हैं। साथ ही साथ हम विजय की बात कर रहे हैं, तो वर्ण क्षत्रिय, जाहिर सी बात है कि क्षत्रियों के अंदर यह गुण पाए जाते हैं, तो वह इस नक्षत्र में भी पाए जाते हैं। अगर लिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग है, और दिशा की बात करें तो दक्षिण दिशा से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। यहां इस नक्षत्र में सात्विकता की बात होती है। जब आध्यात्मिकता की बात होती है तो सात्विकता की बात होती है, तो गुण इसका सात्विक है। वायु तत्व से जुड़ा हुआ नक्षत्र है, कफ प्रकृति का है, और इसका गण जो है वह मनुष्य है। यह स्थिर स्वभाव का नक्षत्र है। और जब इसके योनि की बात करते हैं तो इसे नेवले की योनि प्राप्त है और मेल नेवले की योनि प्राप्त है।
और यहाँ एक विशेष बात देखने वाली यह है कि हमारे सभी नक्षत्रों में कहीं भी आपको फीमेल नेवला नहीं मिलेगा योनि की प्राप्ति। तो यहां पर हम इसकी योनि की जब बात करते हैं तो हम इसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन में इसको हम बहुत पीछे पाते हैं, यानी कि यहां रुचियां भी उस प्रकार की ज्यादा नहीं होती। तो हम इस चीज को यहां पर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इस नक्षत्र में जो आध्यात्मिकता है, जो गुण है, वह ऊर्जा किस तरफ लेके जाती है। जब हम गोत्र की बात करते हैं तो इसे जो गोत्र प्राप्त है वह ऋषि कृतु का गोत्र प्राप्त है, और ऋषि कृतु के गोत्र से इस नक्षत्र के अंदर प्रेरणा प्राप्त होती है। यानी कि यह नक्षत्र कुछ इस प्रकार की गतिविधियों में जातक को ले जा सकता है जहां अन्य लोग उससे प्रेरित हो, तो यहां प्रेरणा की बात होती है। और इस नक्षत्र के बारे में एक बात और समझने वाली है कि इस नक्षत्र का जो अंतिम भाग है, चौथा चरण, उसका कुछ भाग अभिजित नक्षत्र में शामिल होता है। वह हम आपको अगले वीडियो में अवश्य बताएंगे, क्योंकि अभिजित नक्षत्र दो नक्षत्रों के बीच का मिलन है। तो यहां उत्तराषाढ़ा और श्रवण, इन दोनों के बीच का मिलन जो है वह अभिजित नक्षत्र है। उसका एक अलग महत्व है। वह महत्व कहां कहां प्रयोग होता है वह भी आपको हम अवश्य बताएंगे। अब इस नक्षत्र में यदि हम बात करें कि कौन से वह कार्य होते हैं जो इस नक्षत्र काल में अगर किए जाएं, यानी कि जब चंद्र इस नक्षत्र को गोचर कर रहा है उस समय पर वह कौन से कार्य हैं जो हम अगर करें तो शुभता प्राप्त होगी या सफलता प्राप्त होगी, तो वह कार्य हैं कि किसी प्रकार की शुरुआत आपको करनी हो, इनॉग्रेशन करना हो, किसी मूर्ति की स्थापना करनी हो, धार्मिक अनुष्ठान करना हो, कहीं कोई नींव रखनी हो, तो इस प्रकार के कार्यों में आप शुभता प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जितने भी शुभता वाले कार्य हैं वह सब यहाँ शुभ होते हैं। और यदि किसी प्रकार का समापन करना हो, कोई तर्क वितर्क की बात आती हो, कोई कूटनीति से संबंधित कोई बात आती हो, तो वह इस नक्षत्र में अवॉइड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उससे शुभता प्राप्त नहीं होती और वह सफल भी नहीं होती है। तो इस नक्षत्र काल में यह बातें अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। अब यदि हम इस नक्षत्र की जीविकाओं की बात करें, आजीविकाओं की बात करें, तो यहाँ इस नक्षत्र में जो आजीविकाएं मिलती हैं वह शिक्षक की हो सकती हैं। यानी कि हम टीचर की बात करें तो टीचर हर क्षेत्र में होते हैं। तो हम आध्यात्मिक शिक्षकों की बात करते हैं, महंतों की बात करते हैं, दार्शनिकों की बात करते हैं, वह सब इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। इस नक्षत्र में हम वकीलों की बात कर सकते हैं, जजेस की बात कर सकते हैं, न्यायाधीशों की, महंतों की बात कर सकते हैं, और शासकीय क्षेत्रों में विशेष सफलताओं की बात कर सकते हैं। और ऐसे खेलों की बात कर सकते हैं जो खेल एडवेंचर की श्रेणी में आते हो, जहां पर व्यक्ति साहस का प्रदर्शन कर सके। ऐसे खेलों में भी हम इस नक्षत्र को बहुत अधिक देखते हैं। जंगल से संबंधित कार्य, क्योंकि हम यहाँ हाथी दांत की बात करते हैं, हाथी की बात करते हैं, तो हम जंगल से संबंधित कार्यों को भी इस नक्षत्र के साथ जोड़कर देख सकते हैं। हम इस नक्षत्र में राजनीति की बात भी कर सकते हैं, राजनीतिज्ञों की बात कर सकते हैं। लेकिन हम जब इन सभी चीजों को देखेंगे तो यहाँ यानी इस नक्षत्र के जो आजीविकाएं हैं उसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि वह सभी एक सही तरीके से कार्य करने वाले प्राप्त होते हैं। यानी इसमें जो भी व्यक्ति आजीविकाएं प्राप्त करता है इस नक्षत्र का, उसकी जो कार्य विधि है वह सही तरीके की होती है। यानी इस नक्षत्र से जुड़ी हुई जो आजीविकाएं हैं वह सही तरीके से कार्य करने वाले लोग हो सकते हैं। यहां जो इन आजीविकाओं से वो लोग जुड़े हुए हैं जो गलत तरीके से कार्य करते ही नहीं है, तो यहां पर हम ना करप्ट पॉलिटिशियन की बात करेंगे, ना ही किसी करप्शन की बात करेंगे, क्योंकि यहां इस नक्षत्र से जो आजीविकाएं प्राप्त होंगी वह व्यक्ति की ईमानदारी की बात करेंगे। तो यह हमारा उत्तराषाढ़ नक्षत्र का प्रथम भाग है। यहां हमने नक्षत्र से जुड़े हुए पहलुओं से नक्षत्र को विश्लेषित करने की कोशिश की, आप लोगों के सामने संपूर्ण पहलू रखे हैं। और यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगती है तो मेरा अनुरोध है आपसे हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। इसके बाद जो हम अगला वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके सामने वह है उत्तराषाढ़ नक्षत्र का द्वितीय भाग, जहां हम इन्हीं सब पहलुओं को समझते हुए जातकों को विश्लेषित करेंगे कि उत्तराषाढ़ नक्षत्र के जातक किस प्रकार के होते हैं, उनके अंदर कौन सी ऊर्जाएं प्रवाहित होती हैं, वह सब हम अगले वीडियो में समझेंगे।
तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र के द्वितीय भाग तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं